मेकअप किट का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगरी में सभी हंसी खुशी रह रहे थे, जहां रिद्धि नाम की एक सांवली लड़की अपनी मां नीलम के साथ रहती थी। रिद्धि के पिता का देहांत अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, जिसके बाद रिद्धि की मां नीलम को ही सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ती है। रिद्धि बहुत होशियार थी, जिसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, लेकिन गरीबी की वजह से वह स्कूल में ना जा सकी। नीलम घरों में झाड़ू पोछा का काम करती और फ्री होते ही सिलाई करने चली जाती। पूरा दिन काम करने के बाद वो 4 पैसे कमा पाती है और अपना घर चला पाती है। नीलम जिस घर में काम करती थी, उनकी अपनी कोई बेटी या बेटा नहीं था। घर में बच्चे ना होने की वजह से नीलम की मालकिन हमेशा ही बच्चों से बहुत प्यार से बात किया करती थी। नीलम की मालकिन सुलेखा दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने बच्चे ना होने की वजह से उसका घर खाली रहता था, जिस वजह से उसको इतना बड़ा घर भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब नीलम अपनी बेटी को छोटे मोटे काम करवाने अपनी मालकिन के घर ले आती है। गुड़िया, तो यहाँ साफ सफाई कर, मैं अंदर करके आती हूँ। माँ की बात सुनकर रिद्धि अपना काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब नीलम की मालकिन सुलेखा हॉल में आती है, तो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची साफ सफाई कर रही है। तभी सुलेखा उसके हाथ से कपड़ा छीन लेती है और कहती है, अरे बेटा, तुम कहाँ से आई हो और ये साफ सफाई तुम क्यों कर रही हो? यहाँ पर बहुत सारे नौकर लगे हैं, वो खुद अपने सारे काम संभाल लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें यह किसने काम करने को कहा है? आंटी, मुझे तो यही काम करना है। हमारी गरीबी में और इससे ज्यादा क्या ही करने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई मेरी किस्मत में कहाँ है। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ रात दिन मेहनत करके 4 पैसे कमाती है, जिसमें सिर्फ खाने भर का ही गुजारा होता है। अच्छा, तो तुम नीलम की बेटी हो? हाँ आंटी, आपने सही पहचाना। सुलेखा नीलम को बुलाती है और नीलम से कहती है, नीलम, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी माँ हो। मुझे लगा तुम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा रही होगी, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को अभी से कामकाज में लगा रही हो। अभी इसकी उम्र नहीं है काम करने की। मालकिन, इस गरीबी में मैं मजबूर हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ाई लिखाई करे और मेरा नाम रोशन करे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते। नीलम, तुम्हें पता नहीं है पढ़ाई का कितना बड़ा रोल है इस जिंदगी में। आने वाले समय में लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी तो नौकरियां मिलेंगी, और तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, जिस वजह से तुम साफ सफाई का काम करती हो या सिलाई का। लेकिन तुम्हारी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो कोई अधिकारी बन जाए, या हो सकता है वो कुछ अच्छा जॉब कर ले। तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी तरह धक्के खाए? नहीं नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटी को अच्छी जगह इज्जत का पैसा कमाते हुए देखना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ। वो रिद्धि का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाएंगे, जहाँ रिद्धि पढ़ लेकर अपना भविष्य अच्छा बना सकेगी। सुलेखा की बातें सुनकर नीलम और रिद्धि बहुत खुश होती हैं। अगले दिन मालिक रिद्धि और नीलम के साथ एक अच्छे स्कूल में जाता है और वहां जाकर रिद्धि का एडमिशन करवाता है। एडमिशन होने के बाद रिद्धि अगले दिन से स्कूल जाने लगती है। स्कूल में पहुंचकर रिद्धि देखती है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे घरों से होते हैं, लेकिन उन सब के बीच में रिद्धि ही सबसे ज्यादा गरीब होती है। सभी बच्चे बहुत ज्यादा साफ सुथरे और अच्छे से तैयार होकर बैठे होते हैं, लेकिन रिद्धि सबके बीच में बहुत ज्यादा सांवली दिख रही होती है। रिद्धि का पहला दिन होता है, जब क्लास के बच्चे उसे अपने पास बिठाने से मना कर देते हैं। अरे देखो, हमारी क्लास में कल्लो आई है। इसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवा किसने दिया? तुम लोग मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह इक्वल हूँ। मेरे रंग से तुम मुझे जज नहीं कर सकते। जितना पैसा तुमने यहाँ पर पे किया है, उतना ही पैसा मैंने भी पे किया है, तो तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। क्लास के सभी बच्चे रिद्धि का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। रिद्धि का रंग सांवला होने की वजह से रिद्धि हमेशा से ये बातें सुनती रहती थी, जिस वजह से उसे खास फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप क्लास में पढ़ने लगती है और बाकी बातों को इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है। जब सभी बच्चे अपने लंच खोलते हैं, तब सबके पास सैंडविच, मैगी, पिज्जा आदि चीजें होती हैं, लेकिन रिद्धि के लंच में सूखी 2 रोटियां और आलू की सब्जी होती है। ये देखकर पास में खड़ी शिवानी फिर से उसका मजाक उड़ाती है।
रिद्धि, एक बार हमारे लंच की तरफ देख और एक बार अपने लंच की तरफ देख। ऐसा लग रहा है जैसे मजदूर लंच कर रहे हो। तो कहीं तो हम सब तुझे अपने अपने लंच में से थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखियो हम तेरे में से एक भी टुकड़ा नहीं लेंगे। तुम सब गलत हो इस मामले में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें अपना लंच हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि हम जब हेल्दी खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। जंक फूड खाने की वजह से हमें आलस आता है और ये सब अनहेल्दी खाना है। जब इंसान के पास इतना पैसा ही ना हो कि वो जंक फूड खा सके तो वो ऐसे लेक्चर झाड़ता है। देखो ना दोस्तों, इसने कैसे अपनी गरीबी को ढक लिया। थोड़ी देर बाद लंच खत्म हो जाता है और सभी बच्चे वापस से पढ़ने लगते हैं। फिर छुट्टी हो जाती है। क्लास के बच्चे रिद्धि को बहुत ज्यादा सताते हैं। दे देता तो कोई उसका बैग खींचता है। रिद्धि पहले ही दिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। बेटा, तू उन बातों पर ध्यान मत दे। मैं चाहती हूँ कि तू अच्छे से पढ़ लिख जाए बस। लेकिन माँ, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें वहाँ अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि मालिक ने एडमिशन करवा दिया, वो बहुत बड़ी बात है। तू तो जानती है मैं इतने अच्छे स्कूल में तुझे कभी नहीं पढ़ा सकती थी। अपनी माँ की इमोशनल बातें सुनकर रिद्धि चुपचाप अगले दिन से स्कूल जाने लगती है। रोजाना ऐसे ही रिद्धि बच्चों के बीच में बैठकर एक जंग लड़ती है और अपनी पढ़ाई पूरी करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और रिद्धि के एग्जाम पास आते हैं। रिद्धि पढ़ने में बहुत होशियार होती है, जिस वजह से वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर देती है। कुछ समय बाद रिजल्ट आता है। रिद्धि अपने अच्छे नंबर के साथ दूसरी क्लास में एडमिशन ले लेती है। नीलम अपनी मालकिन को खुशखबरी देती है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिद्धि ने हमारा नाम रोशन किया। मेरी गुड़िया खुश रहे हमेशा। और नीलम, तुम अब इसे कभी भी अपने साथ काम पर मत लगवाना। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। रिद्धि अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और हमेशा की तरह अच्छे नंबर लाती है। क्लास के सभी बच्चे उसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी रिद्धि के रिजल्ट को देखकर रिद्धि से मदद लेने लगते हैं और उसके साथ बैठकर पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे रिद्धि के भी दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन की बात है, जब रिद्धि अपने स्कूल से घर वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक घायल हिरन मिलता है। वो उस घायल हिरन को लेकर अपने घर आ जाती है और उसकी बहुत देखरेख करती है। उसे टाइम पर खाना खिलाती है और अपने साथ सुलाती है। ये सब देखकर हिरन बहुत खुश होता है। लेकिन रिद्धि का एक छोटा सा घर और उस घर में गरीबी देखकर हिरन एक दिन अपना रूप बदलता है और परी के रूप में आ जाता है। घबराओ मत रिद्धि, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मुझे घायल देखकर तुरंत ही मेरी मदद की और अपने घर ले आई। अपनी इस गरीबी में भी तुमने मुझे सहारा दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप हिरन से एक परी कैसे बन गई? मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तुम्हें रोजाना जंगल से आते जाते हुए देखती हूँ। क्लास में बच्चे तुम्हें तुम्हारे रंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये सब मैं जानती हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। मैंने तुम्हारी एक परीक्षा ली जिसमें तुम पास हो गई और इसी वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। इतना कहकर जादुई परी अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई मेकअप किट रिद्धि के सामने प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई मेकअप किट है। इस जादुई मेकअप किट को तुम संभाल कर रखना। ये मेकअप किट तुम्हारी हर जगह मदद करेगी। तुम जो चाहे इस किट से मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी। परी की बातें सुनकर नीलम और रिद्धि दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी जादुई मेकअप किट के सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई मेकअप किट, आप अपने जादू से मुझे बहुत सुंदर बना दो ताकि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर सी दिखूं और सभी लोग मुझसे बात करना पसंद करें। रिद्धि के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट अपने जादू से रिद्धि को बहुत सुंदर बना देती है और ये देखकर रिद्धि की माँ हैरान रह जाती है। फिर ऐसे ही एक एक करके रिद्धि अपने लिए स्कूल बैग, घर, ड्रेस और खाने के पकवान, सुंदर सुंदर कपड़े, चॉकलेट आदि मांगती है। इस तरह दोनों माँ बेटी जादुई मेकअप किट की मदद से अपनी जरूरत का सामान मांगती है और धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो अपनी जिंदगी में बहुत हंसी खुशी जीने लगती हैं।
ये सब देखकर नीलम भी अब साफ सफाई का काम छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अब रिद्धि के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे जो भी चाहिए होता वो जादुई मेकअप किट से पूरा करवा लेती। सुल्तान नगर नाम का राज्य था जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। जो भी राजा नगर पर शासन करता था वो अपने प्रजा की जरूरत का ध्यान रखता था और उनकी सेवा भी करता था। इस तरह राजा विक्रम चंद्र जो सुल्तान नगर के राजा थे वो राज्य में हंसी खुशी से रह रहे थे। राज्य के सभी लोग राजा से बहुत खुश थे। राजा बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का आदमी था। राजा विक्रम चंद्र की पत्नी का नाम सुभद्रा था। वो बहुत ही खूबसूरत रानी थी और तो और वो भी बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। रानी सुभद्रा का एक भाई था संतोष, जो हमेशा अपनी बहन को राजा के खिलाफ भड़काया करता था ताकि वो अपनी बहन के साथ मिलकर राज्य को हड़प ले और उस पर शासन कर सके। तुम जानती हो बहना, राजा पूरे गांव की प्रजा को खुश करते रहते हैं। उन्हें तो तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं है। देखो तो सुबह से शाम तक तुमसे कुछ बात नहीं करते हैं। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहते हो। आप थोड़ा अच्छी बातें करिए। राजा के पास बहुत सारे कार्य होते हैं जिस वजह से वो बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बस हम ही जानते हैं। अच्छा सुभद्रा, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें पता है तुम्हारा इतना मीठा स्वर, खूबसूरत चेहरा देखकर राजा ने तुमसे विवाह किया है, परंतु तुम बिल्कुल मूर्ख हो, मूर्ख। सुभद्रा अपने भाई को बचपन से जानती थी, परंतु सुभद्रा के माता पिता युद्ध के समय खत्म हो गए थे, जिसके बाद सुभद्रा का भाई अकेला ही बचा था। सुभद्रा अपने भाई को अपने साथ ले आती है, परंतु संतोष की बातें बहुत ज्यादा चतुराई वाली थी और सुभद्रा हमेशा अपने भाई को अच्छी बातें बताती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। उसी गांव में एक सोनम नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता एक गरीब किसान थे जो गांव में खेती करते थे। गांव की जमीन उपजाऊ नहीं थी, जिस वजह से खेती ज्यादा नहीं हो पाती थी। आधा अनाज सोनम के माता पिता खाने पीने के लिए रख लेते थे और बचा कुचा अनाज राजा को औने पौने दामों में बेच देते थे। क्योंकि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, इसलिए वो किसानों को खेती की अच्छी कीमत दे देता था और उन्हें गोदाम में स्टोर कर लेता था, जिससे गांव में सभी किसानों का खर्चा चल जाता था। सोनम एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ के कामों में उनका हाथ बटाती थी। सोनम ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और उसके माता पिता उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पापा आप खेत जा रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, आप अपने साथ माँ को भी ले जाइए, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, आप दोनों समय पर फिर घर आ जाना। अरे बेटा, धूप तो चलती ही रहेगी। अगर तेरी माँ मेरे साथ काम करने जाएगी तो घर कौन संभालेगा और तू घर पर अकेली रह जाएगी। अरे पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। आप माँ को ले जाइए और माँ आप उनकी मदद करिए, उनसे अकेले इतना सारा काम नहीं हो पाता है। सोनम अपने माता पिता को खेत पर काम करने के लिए भेज देती है और खुद घर पर बैठे बैठे घर के सारे काम कर लेती है। सोनम को घर की साज सजावट करना बहुत पसंद था। वो अक्सर चीजों को उठाकर इधर उधर करती रहती थी। सोनम को फूल भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने घर में गुलाब का पौधा उगाया हुआ था। गुलाब के पौधे को लगाए हुए काफी समय हो गया था, परंतु उसमें कोई पौधा ही नहीं आता था। सोनम अक्सर उस पौधे को देखती थी और उसमें से फूल की कली निकलने का इंतजार करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था और सोनम की उम्र बढ़ती जा रही थी। पैसा न इकट्ठा होने की वजह से सोनम के पिताजी राजा के महल जाते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं। महाराज, हमारी एक विनती है आपसे। मेरी बिटिया का नाम सोनम है और वो 15 वर्ष की हो गई है। हमें उसके विवाह की बहुत चिंता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी पाई पाई जोड़कर हमने कुछ ही पैसे इकट्ठे किए हैं, पर अभी भी कुछ पैसे कम है। अगर आप हमें कुछ पैसे उधार दे देते
तो हम समय पर आपके पैसे वापस लौटा देंगे और अपनी बिटिया का विवाह अच्छे से कर लेंगे। अरे रामू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक राजा को अपने प्रजा को खुश रखना उसका धर्म होता है और तुम हमसे विनती करने आए हो। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जी महाराज, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। राजा अपने मंत्री को बुलाकर रामू को 2 लाख रुपए दिला देता है। वो पैसे लेकर रामू बहुत खुश हो जाता है। महाराज, आप बहुत ही दयालु है। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी एक एक पाई पाई लौटा दूंगा और ब्याज भी दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम तो हमारे गांव के किसान हो। तुम्हारी वजह से ही हमें भोजन नसीब होता है। हम तुमसे ब्याज नहीं लेंगे। जब तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो तुम हमें वापस लौटा देना। इसके बाद रामू वो पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं राजा के पास सुभद्रा का भाई संतोष भी होता है, जो राजा का दान पान देखकर संतोष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये राजा तो अपना एक एक रुपए ऐसे गरीबों पर लुटा देगा, तो फिर कैसे चलेगा? एक तो ये बहना भी कुछ समझती नहीं है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो ये दयालु राजा अपने सभी प्रजा पर सब कुछ लौटा दे। संतोष अपने मन ही मन जलता भुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रामू पैसे घर ले जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। देखा सोनम की अम्मा, राजा कितने दयालु हैं। उन्होंने बिना ब्याज के ही 2 लाख रुपए दे दिए हैं। अब हम अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने पिता को ये बात करते हुए जब सोनम सुन लेती है तो उसे बुरा लगता है। अरे पिताजी, आपको राजा से पैसे उधार लेने की क्या आवश्यकता थी? आपने कर्जा लेकर गलत किया है। अब आप सारी उम्र इस कर्जे को पूरा करते रहेंगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे बेटी, ये तो क्या कह रही है? ये पैसे तो हम कुछ समय में पूरे कर देंगे। एक तो ही तो हमारी संतान है। तेरे बाद हम पैसा बचाकर क्या करेंगे? हम तेरी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी शादी के बाद आपके ऊपर कोई बोझ रहे, इसलिए आप राजा को ये पैसे वापस कर दीजिए। देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो हमें बहुत पसंद है। ये पैसों का लेन देन तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। रामू अपनी बेटी को लड़के से मिलवा देता है और सोनम को लड़का बहुत पसंद आ जाता है, परंतु लड़के वालों की डिमांड थी, जिस वजह से रामू ने राजा से उधार लिया था। अब सोनम बस ये चाहती थी कि किसी तरह से उसके पापा का सारा कर्जा खत्म हो जाए और शादी भी ठीक से हो जाए। सोनम अपनी ये सारी बात मन में लेकर उदास बैठी रहती थी और अक्सर उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसलिए वो बैठे बैठे रखे हुए गुलाब के पौधे से बातें करती रहती थी। वो गुलाब का पौधा बहुत पुराना था, परंतु उस पर कोई गुलाब नहीं खिल रहा था। सोनम उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने बैठकर रो रही होती है। तभी सोनम के रोते हुए आंसू उस गुलाब के पौधे में गिर जाते हैं और वो गुलाब के पौधे में एक गुलाब की कली खिल जाती है। सोनम उस समय उदास थी, इसलिए वो ध्यान नहीं देती है और वो अपने मन को शांत करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो गुलाब के पौधे के पास आती है तो वो देखती है उस पौधे में बहुत ही खूबसूरत गुलाब खिला हुआ है। उसे देखकर मानो सोनम की आंखों में चमक आ जाती है। आज तक तो इस पौधे में कोई गुलाब नहीं मिला, लेकिन आज इस गुलाब को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सोनम गमले में पानी डालकर अपने घर के कामों में लग जाती है और उसके माता पिता खाना खाकर खेत पर मजदूरी करने चले जाते हैं। सोनम उस गुलाब के फूल को खिला हुआ देखकर बहुत खुश होती है, परंतु वो गुलाब सब गुलाबों से अलग था। उसका आकार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। सोनम की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। सोनम इसी बात से परेशान थी कि उसके पिता ने राजा से कर्जा लिया हुआ है। सोनम को ये बात अच्छी नहीं लगती है और शादी वाले दिन सोनम तैयार होकर अपने गुलाब के फूल से बातें करती है। गुलाब के फूल, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। जब से तुम इस गमले में खिले हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा है। परंतु आज मेरी शादी का दिन है और मैं बहुत उदास हूँ। तुम तो सब कुछ जानते ही हो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया है। काश सब कुछ ठीक हो जाए, बस मेरी यही तमन्ना है।
सोनम की ये सारी दुख भरी कहानी सुनकर गुलाब का फूल अपने जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा प्रकट कर देता है और उस लहंगे से आवाज आती है, सोनम, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम किस कारणवश उदास हो, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस गुलाब के फूल में से आई हूँ। मैं एक जादुई लहंगा हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैंने तो आज तक ऐसा कोई लहंगा नहीं देखा है जो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता ने जो राजा से कर्जा लिया हुआ है वो राजा को वापस कर दिया जाए और मेरी शादी धूमधाम से हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा जरूर हो सकता है। मैं तुम्हें अपने जादुई लहंगे से सोने के कुछ सिक्के देती हूँ। तुम उन सोने के सिक्के को राजा को वापस कर देना और जो पैसे तुम्हारे पिता ने लिए हैं उन पैसों से धूमधाम से शादी कर लेना। और हाँ, शादी में राजा को जरूर बुलाना। इतना कहने के बाद लहंगा चुप हो जाती है और वहाँ पर ढेर सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। सोनम जाकर अपने पिता को सारी बात बता देती है और रामू सोने के सिक्के ले जाकर राजा को दे देता है और राजा को अपने बेटी की शादी का निमंत्रण देता है। राजा सोनम की शादी पर सोनम के घर आते हैं और उसके माता पिता के साथ मिलकर सोनम का कन्यादान करते हैं। सोनम का कन्यादान होने के बाद सोनम को ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। अब सोनम का घर बिल्कुल खाली हो गया था और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। राजा और रामू अपनी पत्नी के साथ अकेले अपने घर में रह गया था कि तभी अचानक राजा के ऊपर एक हमला हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी में राजा के साथ जो भी दुर्घटना हुई वो किसने की और क्यों की, ये सब हम आपको आने वाली अपनी अगली कहानी में बताएंगे। हमारी आने वाली कहानी का इंतजार करें, बहुत ही जल्द हम अगली कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।